परंपरा के आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना बनता है। फिर इसके बाद कहा कि इस तत्व को बली प्रकार से देखा गया है, समझा गया है कि हर मानव तृप्ति पूर्वक ही जीने का इच्छुक है। ऐसी तृप्ति सुख शांति संतोष आनंद के रूप में पहचानने में आती है। ऐसी पहचान जानने मानने पहचानने निर्वाह करने के फलस्वरूप प्रमाणित होना पाई गई। सुख शांति संतोष आनंदानुभूति समाधान समृद्धि अभय सहस्थित के रूप में परस्परता में बोध और प्रमाण हो जाता है। ऐसी बोध विधि का नाम ही है शिक्षा संस्कार। शिक्षा का तात्पर्य शिष्टतापूर्ण अभिव्यक्ति से है। ऐसी शिष्टता अर्थात मानवीयतापूर्ण शिष्टता समझदारी पूर्वक ईमानदारी जिम्मेदारी भागीदारी के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। इसकी आवश्यकता के लिए जन चर्चा भी एक अवश्यंभावी क्रियाकलाप है। इसकी आवश्यकता के लिए जन चर्चा भी एक अवश्यंभावी क्रियाकलाप है। तो जन चर्चा पे काफी जोर दिया बाबा जी ने। जन संवाद अर्थात मानव में परस्पर संवाद प्रसिद्ध है। संवाद के अनंतर संवेदनशीलता का ध्रुवीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। ये प्रक्रियाएं क्रम से तृप्ति की अपेक्षा में ही संजोया हुआ पाया जाता है। सभी मानव संवेदनशीलता से परिचित हैं ही संज्ञानशीलता की आवश्यकता शेष रही है। समस्या समाधान के क्रम में प्रदूषण के संबंध में सोचना और निष्कर्ष निकालना हर मानव का कर्तव्य बन गया। कल अजीत जी बोल रहे थे कि ये जो है अचानक चैप्टर चेंज हो गया है ना, जबकि अपनी जो चर्चा है वो प्रदूषण से ही शुरू हुई थी, है ना। तो यहाँ फिर से उन्होंने प्रदूषण का रेफरेंस दिया है। समस्या समाधान के क्रम में प्रदूषण के संबंध में सोचना निष्कर्ष निकालना हर मानव का कर्तव्य बन गया है, क्योंकि इससे उत्पन्न विविधताएं हर मानव के लिए त्रासदी का कारण बन चुकी हैं। इससे उत्पन्न विविधताएं हर मानव के लिए त्रासदी का कारण बन चुकी हैं। इससे मुक्ति पाना हर मानव के लिए आवश्यक है। वन खनिज औषधि संपदाएं समृद्ध होने की स्थिति में ऋतु संतुलन वनस्पति औषधियों के अनुकूल रूप में परिणित होने के उपरांत मानव का अवतरण इस धरती पे हुआ और मानव अपने तरीके से सोचते समझते मनाकार को साकार करने के क्रम में वन खनिज औषधि जलवायु संपदा का उपयोग प्रयोग परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक इनके साथ अपनी अनुकूलता के लिए प्रयोग करता ही आया। इस क्रम में सर्वाधिक वनों का विध्वंस और खनिजों का शोषण होना पाया गया। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। इससे आगे सही अध्ययन मानते हुए शुरुआत से अभी तक विज्ञान सम्मान पाया। सही अध्ययन मानते हुए शुरुआत से अभी तक विज्ञान ने सम्मान पाया है। जनमानस में अर्थात जो विज्ञानी नहीं है उनमें विज्ञान का सम्मान स्थापित हुआ। इसके बावजूद वन खनिजों का विध्वंस खनिजों के शोषण को नियति विरोधी होना पहचान नहीं पाया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो विज्ञानी हैं, है ना, जनमानस में उनका प्रतिष्ठा हुआ, वो सम्मानित हुए, लेकिन इसके बावजूद भी विज्ञानी खनिजों का वन खनिजों का विध्वंस और खनिजों के शोषण को नियति विरोधी होना पहचान नहीं पाए। फिर कह रहे हैं कि ईंधन को हम वन से खनिज कोयले से विकिरणीय धातु के आवेशन प्रणाली से प्राप्त किए हैं। इसी का अवशेष प्रदूषण के लिए संपूर्ण कारण बन पड़ा है। यह भी एक मुद्दा है, जनचर्चा है कि इससे विज्ञान संसार चिंतित होने की आवश्यकता है कि नहीं। इस मुद्दे पर विस्तृत विचार संवाद की आवश्यकता है ही। यह तथ्य हमें समझ में आया कि मानव अज्ञानी हो मूर्ख हो, किंतु
सामान्य ज्ञान से संपन्न रहता ही है। ऐसा सामान्य ज्ञान संवेदनशीलता की पहचान के रूप में गवाहित होता है। ऐसे व्यक्ति भी किसी आपदा को स्वीकार नहीं पाते हैं तथा इसके निराकरण का उपाय भी सूझ में आना चाहिए। मानव का संवाद परस्परता में अभ्यस्त होते होते तर्क सुलभ कर लेना ही है। मानव का संवाद परस्परता में अभ्यस्त होते होते तर्क सुलभ कर ही लेता है, क्योंकि हर मानव में संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का झलक बना ही रहता है। इसी आधार पर तर्क अपने आप से संवेदनशीलता के ढांचे खांचे में पहुंच ही जाते हैं। इसी क्रम में हर मानव में इस तथ्य को चर्चा में लाने की अपेक्षा होना, प्रयास होना आवश्यक है। तो इस पैराग्राफ में बाबा जी ने कहा कि विज्ञान को सम्मान मिलता रहा और जनमानस में विज्ञानियों का भी जो है उनका भी सम्मान बना रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वन खनिजों का विध्वंस और खनिजों के शोषण को नियति विरोधी होना नहीं पहचान पाए। फिर कह रहे हैं कि ईंधन को वन से, खनिज से, कोयले से और विकिरणीय धातु के अवशेषण प्रणाली से प्राप्त किए। इसी का अवशेष प्रदूषण के रूप में संपूर्ण कारण बन पड़ा है। यह भी एक मुद्दा है, जन चर्चा है, और इसके लिए विज्ञान संसार चिंतित होने की आवश्यकता है कि नहीं, तो उत्तर तो आएगा है। तो इसलिए इस मुद्दे पर विस्तृत विचार संवाद की आवश्यकता है ही। यह तथ्य हमें समझ में आया कि मानव अज्ञानी हो, मूर्ख हो, किंतु सामान्य ज्ञान से संपन्न रहता है। ऐसा सामान्य ज्ञान संवेदनशीलता की पहचान के रूप में गवाहित होता है। ऐसे व्यक्ति भी किसी आपदाओं को स्वीकार नहीं पाते हैं तथा इसके निवारण का उपाय भी सूझ में आना चाहिए। मानव का संवाद परस्परता में अभ्यस्त होते तर्क सुलभ कर ही लेता है, क्योंकि हर मानव में संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का झलक बना ही रहता है। इसी आधार पर तर्क अपने आप से संवेदनशीलता के ढांचे खांचे में पहुंच ही जाते हैं। इसी क्रम में हर मानव में इस तथ्य को चर्चा में लाने की अपेक्षा होना, प्रयास होना आवश्यक है। फिर अगले पैरे में कहा कि प्रदूषण का मूल रूप ईंधन अवशेष तभी रुक सकता है जब ईंधन अवशेषवादी द्रव्यों का प्रयोग बंद कर दिया जाए। इसमें सर्वप्रथम कोयला और खनिज तेल को बंद करना परमावश्यक है। इसके बाद या इसी के साथ विकिरणीय द्रव्यों का आवेशन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा पद्धतियों को सर्वथा त्याग देना, जिसको हम लोग एटॉमिक एनर्जी कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। क्योंकि जितने भी विकिरणीय पदार्थ हैं वे सब ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में कार्यरत रहने के लिए बने हैं। ब्रह्मांडीय किरणें सदा सदा रासायनिक भौतिक क्रियाओं को सुदृढ़ और क्रमिक विकास से जोड़ने का अनुपम कार्य करती हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस पैराग्राफ में मूल रूप से कहा कि हमको खनिज तेल और खनिज कोयला को बंद करना चाहिए और जो विकिरणीय द्रव्यों से हम लोग आवेशन विधि से ऊष्मा या एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं उसको भी त्याग देना चाहिए। फिर ये कहा कि जो विकिरणीय पदार्थ हैं वो ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में कार्यरत रहते हैं और क्या काम करते हैं, तो रासायनिक क्रियाओं को सुदृढ़ और क्रमिक विकास से जोड़ने का अनुपम कार्य करते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। फिर अगला पैरा है, इस धरती पर अथवा इस धरती में विकिरणीय पदार्थों का होना स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्थित है। व्यवस्थित होने का तात्पर्य है विकिरणीय पदार्थ अजीर्ण परमाणु के रूप में धरती में स्थित हैं।
यह विकिरणीयता धरती को समृद्ध बनाने में सहायक होता हुआ इस ढंग से गवाही हुई है कि धरती पे पानी विकिरणीय विधि से अथवा विकिरणीय पद्धति से बना है। पानी के बाद भी इस धरती को वन से खनिज से संतुलित रूप में सजाने के लिए विकिरणों का योगदान बना रहा। इसकी गवाही यही है कि यह धरती वन खनिज से संतुलित होने के उपरांत ऋतु संतुलन होना स्वाभाविक है। इस क्रम में वन खनिज संतुलन के बाद वन्य प्राणियों में संतुलन, समृद्धि के उपरांत मानव का अवतरण इस धरती पर अवतरित होना स्वाभाविक रहा। मानव ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में इस धरती पर अपनी अभिव्यक्ति को मनाकार को साकार करने के साथ साथ मन स्वस्थता से समृद्ध नहीं हो पाया। यही मानव कुल में अवांछनीय घटनाओं का कारण बन गया। मानव को मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के क्रम में प्रवर्तित होना आवश्यक है। इन्हीं सब तथ्यों का परिशीलन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है तत्काल मानव कुल से नियति विधि से, प्राकृतिक विधि से, व्यवहार विधि से जितने भी उपद्रव, क्लेश, कष्ट, समस्याएं निर्मित होते जा रहे हैं वे सब समाप्त हो सकेंगे। तभी मानव का नियति सम्मत, प्रकृति सम्मत, स्वस्थ मानव सम्मत विधि से जीना हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में पहले ये बात की कि विकिरणीय पदार्थ जो है वो स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्थित है और व्यवस्थित होने का तात्पर्य ये है कि वो धरती को समृद्ध बनाने में सहायक है। और फिर ये भी कहा कि धरती पे जो पानी है वो विकिरणीय विधि से बना है। फिर इसके बाद कहा कि पानी के बाद ही इस धरती में वन और खनिज के रूप में संतुलित रूप में सजोने के रूप में विकिरणियों का योगदान है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसका गवाही क्या है, कैसे मान लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि धरती वन खनिजों से संतुलित होने के उपरांत ही ऋतु संतुलन होना स्वाभाविक रहा है। तो इसके आधार पर पता लगता है। इसी क्रम में वन खनिजों के संतुलन के बाद वन्य प्राणियों में संतुलन और समृद्धि के उपरांत मानव का अवतरण इस धरती पर होना स्वाभाविक रहा। मानव ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में इस धरती पर अपनी अभिव्यक्ति को यानी मनाकार को साकार करने के साथ साथ मन स्वस्थता समृद्ध नहीं हो पाया। यही मानव कुल में अवांछनीय घटनाओं का कारण बन गया। मानव को मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के क्रम में प्रवर्तित होना आवश्यक है। इन्हीं सब तथ्यों का परिशीलन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मानव कुल से नियति विधि से, प्राकृतिक विधि से, व्यवहार विधि से जितने भी उपद्रव, क्लेश, कष्ट, समस्याएं निर्मित होते जा रहे हैं वे सब समाप्त हो सकेंगे। तभी मानव का नियति सम्मत, प्रकृति सम्मत, स्वस्थ मानव सम्मत विधियों से जीना हो जाता है। यहाँ तक हम आए। अगला पैरा है कि हम मानव सदा से उत्पीड़नों से मुक्त होना चाह ही रहे हैं। तो मानव जाति जितने भी प्रकार के उत्पीड़न हैं उनसे मुक्ति चाह रही है, किंतु ऐसी मुक्ति का ज्ञान, विज्ञान, उपाय, विवेक समृद्ध होने के क्रम शिथिल ही है। तो इससे मुक्ति के लिए यानी उत्पीड़न से मुक्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, विज्ञान चाहिए, उपाय चाहिए, उससे समृद्ध होने का जो क्रम है बहुत शिथिल है। इसका साक्ष्य यही है कि किसी समुदाय परंपरा में अखंड समाज का सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या, राज्य संविधान, शिक्षा, धर्म संविधान विधि से प्राप्त नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि उत्पीड़न से मुक्ति होने की तो चाह है, किंतु इसके लिए जो है ज्ञान, विवेक, विज्ञान या उपाय जो है वो शिथिल हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो किसी भी समुदाय परंपरा में अखंड समाज का सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या, राज्य संविधान, धर्म संविधान, शिक्षा, धर्म संविधान विधि से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण अप्रत्याशित घटनाओं के चक्कर में आ गए। अप्रत्याशित घटनाओं को इस प्रकार से पहचाना जा रहा है
सर्वप्रथम प्रदूषण, दूसरा धरती का तापग्रस्त होना, तीसरा दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का बर्फ पिघलने, समुद्र का स्तर बढ़ना, चौथा अनेक नए नए रोग मानव परंपरा में आक्रमित होना, पांचवा धरती आकाश अधिकांश पानी में किए गए विकिरणीय परीक्षणों से भूकंप की संभावना एवं घटनाएं बढ़ जाना, छठवां सामरिक तंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जखीरा बनना, सातवां अनुपाती विधि से वन खनिज का शोषण, आठवां रासायनिक खाद कीटनाशक द्रव्यों का सर्वाधिक उपयोग होना, नवा मिलावट का बढ़ोतरी होना, ये सब मानव कुल को क्षतिग्रस्त होने को तैयार कर लिया है। जन संवाद में इन सभी मुद्दों पर परिचर्चा, चर्चा, संवाद पूर्वक निष्कर्षों को निकाला जाना आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि ये जो अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी हैं, उनमें उन्होंने मूल रूप से 9 घटनाओं को बताया है। तो पहला यही है प्रदूषण, दूसरा तापग्रस्त होना, तीसरा जो है दोनों ध्रुवों की बर्फ का पिघलना है, उसके कारण से समुद्र में जल स्तर का बढ़ना, चौथा है अनेक नए नए रोग जो हैं वो मानव परंपरा में आक्रमित होना, पांचवा है धरती आकाश अधिकांश पानी में किए गए विकिरणीय परीक्षणों से भूकंप की संभावनाएं घटनाएं बढ़ जाना, और छठा है सामरिक तंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जखीरा बनना, सातवां है अनुपाती विधि से वन खनिज का शोषण होना, आठवां है रासायनिक खाद और कीटनाशक द्रव्यों का सर्वाधिक उपयोग होना, इससे सभी प्रकार के खाद्यान्न जो है वो जहरीले हो गए। फिर नवा है मिलावट की बढ़ोतरी होना, ये सब मानव कुल को क्षतिग्रस्त होने को तैयार कर लिए हैं। जन संवाद में इन सभी मुद्दों पर चर्चा संवाद पूर्वक निष्कर्ष का निकालना एक आवश्यक क्रिया है। फिर अगले पैरा में उक्त बिंदु सभी ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी अधिकारी कर्मचारी नेताओं को विदित ही है। ये जो ऊपर के 9 बिंदु हैं इसके बारे में कह रहे हैं कि ये बिंदु सभी ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी अधिकारी कर्मचारी नेताओं को विदित ही हैं, इसके बावजूद भी विपरीत परिस्थिति के लिए प्रोत्साहनवादी कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। इनमें से अज्ञानी और गरीब कहलाने वाले लोगों की उक्त 9 प्रकार के अपराधों में न्यूनतम भागीदारी है। गरीब अमीर, ज्ञानी अज्ञानी, विद्वान मूर्ख, बली दुर्बली, ये 4 प्रकार की सविपरीत स्थितियां सुदूर विगत से पहचानने में आई हैं। क्या इसे यथावत रहने देना है या इसका उपाय खोजना है? इस पर सोच विचार को विशाल रूप देने हमारे सोच विचार को विशाल रूप देने पर तथा सर्वसुख को ध्यान में लाने पर यह पता लगता है कि अस्तित्व में इस प्रकार की दूरी का कोई आधार नहीं है। मानव परंपरा में चारों प्रकार से बनी हुई दूरी मानव में से के लिए तैयार की गई है। तर्क विधि से जो बना वह मिट भी सकता है। इस सिद्धांत का प्रयोग मानव के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, अतएव मानव ही इसे दूर करने में समर्थ है, क्योंकि मानव ही इसका कारण होना स्पष्ट हो गया है। इस बात को हम भली प्रकार से समझ चुके हैं कि ज्ञान विद्वता को लोकव्यापीकरण करने के क्रम में उसकी दूरियां समाप्त होना स्वाभाविक है। सह अस्तित्ववादी विधि से ज्ञान और विद्वता का लोकव्यापीकरण का प्रमाण ही हर परिवार समाधान समृद्धि संपन्न होना है। तो बाबा जी ने कहा, पहले तो ये कहा कि जो ऊपर 9 समस्याओं के रूप में अप्रत्याशित घटनाओं का उल्लेख किया है, वो कह रहे हैं कि इसको सभी ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी अधिकारी कर्मचारी नेता जानते हैं, फिर भी इसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें गरीब लोगों का इनको फैलाने में न्यूनतम उनकी सहभागिता है। फिर दूसरा मुद्दा वो कह रहे हैं कि अमीरी गरीबी, ज्ञानी अज्ञानी, विद्वान मूर्ख, बली, ये जो 4 प्रकार की सविपरीत स्थितियां हैं पहचानने में आई हैं विगत से, क्या इनको यथावत रहने देना है या इनका उपाय खोजना है? तो उत्तर तो यही आएगा कि उपाय खोजना है।
इस पर हमारे सोच विचार को विशाल रूप देने तथा सर्व सुख को ध्यान में लाने पे यह पता लगता है कि अस्तित्व में इस प्रकार की कोई दूरियां नहीं है। मानव परंपरा में चारों प्रकार से बनी हुई दूरी जो है वो मानव में से के लिए तैयार की गई है। तर्क विधि से जो बना है वह मिट भी सकता है, और ये सब तर्क विधि से बना है तो इसको तर्क विधि से ही इसको मिटाया जा सकता है। अतएव मानव ही इसे दूर करने में समर्थ है, क्योंकि मानव ही इसका कारण होना स्पष्ट हो गया है। इस बात को हम भली प्रकार से समझ चुके हैं। ज्ञान विद्वता को लोक व्यापीकरण करने के क्रम में उनकी दूरियां समाप्त होना स्वाभाविक है। सह अस्तित्ववादी विधि से ज्ञान और विद्वता का लोक व्यापीकरण का प्रमाण ही हर परिवार समाधान समृद्धि संपन्न होना है। इसके बाद है, इससे अमीरी गरीबी की दूरियां समाप्त होना स्वाभाविक है। चौथा मुद्दा जो है वो बली दुर्बली की बात आती है। इस मुद्दे पे समझदार मानव परिवार होने के उपरांत दुर्बल के साथ दया पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता आता ही है। तो जो ऊपर 3 प्रकार की बताई हैं, अमीरी गरीबी, ज्ञानी अज्ञानी, विद्वान और मूर्ख, इसके बाद है बली दुर्बली। तो बली दुर्बली मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर समझदार मानव परिवार होने के उपरांत दुर्बल के साथ दया पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता आता है। कोई दुर्बली होता है वह भी किसी परिवार में ही होता है, अन्य के साथ उसका संबंध बना ही रहता है। हर समझदार परिवार में आयु स्वास्थ्य विविधता रहती ही है। आयु अपने में नियति क्रम वर्तमान है ही। अभी तक मानव के द्वारा अपने समुदाय परिवार व्यक्ति के संदर्भ में संग्रह सुविधा को एकत्रित करने के लिए 9 प्रकार की गलतियां किया जाना देखा जा रहा है। ये जो पिछली जो 9 प्रकार की गलतियां बताई हैं वो कह रहे हैं कि हर समझदार परिवार में आयु स्वास्थ्य विविधता रहती ही है। आयु अपने में नियति क्रम वर्तमान है ही। अभी तक मानव अपने समुदाय परिवार के संदर्भ में सुविधा संग्रह को एकत्रित करने के लिए 9 प्रकार की गलतियां किए जाना देखा जा रहा है। इसीलिए स्वास्थ्य विधा में जब तक प्रकृति अर्थात वन खनिज औषधि द्रव्य वनस्थ जीवों और जीवों में संतुलन ऋतु संतुलन पुनः उदय होने तक बली दुर्बली की संभावना बनी रहती है। इसका निराकरण समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाली परिवार व्यवस्था और समाधान समृद्धि अभय संपन्न अर्थात वर्तमान में विश्वास संपन्न अखंड समाज व्यवस्था और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक परंपरा को प्रमाणित करने वाली व्यवस्था प्रमाणित होने पर ही संभव है। तो कैसे कह रहे हैं, क्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका निराकरण समृद्धि पूर्वक जीने वाले परिवार व्यवस्था और समाधान समृद्धि अभय संपन्न वर्तमान में विश्वास संपन्न अखंड समाज व्यवस्था और समाधान समृद्धि अवय सहअस्तित्व पूर्वक जागृत परंपरा को प्रमाणित करने वाली व्यवस्था प्रमाणित होने पर ही संभव है। ये चारों प्रकार की जो 9 प्रकार की गलतियां, 9 प्रकार की समस्याएं और 4 प्रकार की जो ये विषमताएं हैं, इनके निराकरण के लिए वो कह रहे हैं कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था से ही हो सकता है और कोई विधि से नहीं हो पाएगा। इन सभी तथ्यों को हृदयंगम करने के लिए सकारात्मक पक्ष में दृढ़ मानसिकता के रूप में जन चर्चा और संवाद एक आवश्यक कार्यक्रम है। यह सब जागृत परंपरा की महिमा है। जागृत परंपरा में ही हर परिवार की परस्परता न्याय और विश्वास सूत्र से जुड़ी रहती है। न्याय सूत्र का मतलब परस्पर संबंधों की पहचान, निर्वाह, उसकी निरंतरता ही है। ऐसी निरंतरता विश्वास नाम से ख्यात है। ऐसी स्थिति हर मानव के लिए शुभ सुंदर समाधान के रूप में
अनुभूति होना, अभिभूत होना, समाधान संपन्न होना, समृद्धि का अनुभव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समृद्धि सहज अनुभूति परिवार में होना पाया गया है, क्योंकि परिवार में सीमित संख्या में सदस्यों का होना और उन सबके शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के पक्ष में वस्तुओं की आवश्यकता निर्धारित होना पाया जाता है। ऐसे निश्चयन के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन प्रवृत्ति का होना तदनुसार फल परिणाम होना पाया जाता है। इस विधि से अर्थात जागृति पूर्ण परंपरा विधि से हर मानव परिवार समाधान समृद्धि को अनुभव करना सहज है। इसकी अपेक्षा सुदूर विगत में ही महत्वाकांक्षा के रूप में विद्यमान है ही और विद्यमान रहेगा ही। इस मुद्दे पे परामर्श संवाद हर मानव परिवार में और योग संयोग होने वाले छोटे बड़े समाजों में चर्चित होना, निष्कर्षों का पाना मानव का कर्तव्य है। वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे परामर्श संवाद हर मानव परिवार में और योग संयोग होने वाले छोटे बड़े समाजों में चर्चित होना, निष्कर्षों को पाना मानव का कर्तव्य है। चर्चा की प्रवृत्ति मानव में निहित है ही। सारे मानव अपने में स्वस्थ, सुंदर, समाधान, समृद्धि का धारक वाहक होना चाहते हैं। समाधान संपन्न मानसिकता और रोग मुक्ति शरीर होना, रोग मुक्त शरीर होना, उसे बनाए रखना ही मानव में स्वस्थता का तात्पर्य है। तो जिसको अपन मन स्वस्थता कह रहे हैं और शरीर स्वस्थता कह रहे हैं, तो समाधान संपन्न मानसिकता यानी मन स्वस्थता और रोग मुक्त शरीर यानी शरीर स्वस्थता, उसे बनाए रखना ही मानव में स्वस्थता का तात्पर्य है। इसमें शरीर में निरोगिता को स्वास्थ्य कहा जाता है। ऐसी निरोगिता की पहचान सप्त धातुओं के संतुलन में होना पाया जाता है। स्वास्थ्य को जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर के रूप में पहचानता है। जागृति ही मन स्वस्थता है। मन स्वस्थता मानव स्वस्थ शरीर के प्रमाण से प्रमाणित होना, स्पष्ट होना, प्रयोजनशील होना पाया जाता है। प्रयोजनशील होने का तात्पर्य परंपरा के रूप में प्रमाणित होने से है। प्रसादित होने का तात्पर्य समझा हुआ को प्रसादित होने का मतलब है समझा हुआ को समझाने से, सीखा हुआ को सिखाने से, किया हुआ को कराने से। जागृति अपने आप से लोक व्यापीकरण होना पाया जाता है। इसकी आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समझदारी अपने आप में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को समझना ही है, प्रमाणित होना ही है। तो हम लोग पिछले अध्याय में ये देखा कि ये कहा कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था से ये 9 गलतियां और 4 प्रकार की जो विषमताएं हैं, इनका निराकरण जो है वो संभव है। इसके बाद ये कहा कि जागृत परंपरा में हर मानव की परस्परता में न्याय और विश्वास सूत्र जुड़ी रहती है। न्याय सूत्र के जुड़ने का मतलब है परस्पर संबंधों का पहचान, यानी परस्पर परिवारों में जो संबंध का पहचान निर्वाह करना उनकी निरंतरता है। ऐसी निरंतरता विश्वास के नाम से ख्यात है। ऐसी स्थिति में हर मानव के लिए शुभ सुंदर समाधान के रूप में अनुभूति होना, अभिभूत होना, समाधान संपन्न होना, समृद्धि का अनुभव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समृद्धि अर्थात अनुभूति परिवार में होना पाया जाता है। फिर इसके बाद ये कहा कि परिवार में सीमित संख्या में सदस्यों का होना और उनके शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के पक्ष में वस्तुओं की आवश्यकता निर्धारित होना पाया जाता है। ऐसे निश्चयन के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन प्रवृत्ति का होना तदनुसार फल परिणाम होना पाया जाता है। इस विधि से अर्थात जागृति पूर्ण परंपरा विधि से हर मानव परिवार समाधान समृद्धि को अनुभव करना सहज है।
इसकी अपेक्षा सुदूर विगत से ही मानवाकांक्षा के रूप में विद्यमान रहेगा ही। इस मुद्दे पे परामर्श संवाद हर मानव परिवार में, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस मुद्दे पर परामर्श संवाद हर मानव परिवार में और योग संयोग होने वाले छोटे बड़े समाजों में चर्चित होना, निष्कर्षों को पाना मानव का ही कर्तव्य है। चर्चा की प्रवृत्ति मानव में निहित है। सारे मानव अपने में स्वस्थ, सुंदर, समाधान, समृद्धि का धारक वाहक होना चाहता ही है। समाधान संपन्न मानसिकता और रोग मुक्त शरीर, इन दोनों के योगफल में मानव स्वस्थता का तात्पर्य है। इसके बाद लिखा है, इसमें शरीर में निरोगिता को स्वास्थ्य कहा जाता है। अभी जो है शरीर में निरोगिता को स्वास्थ्य कह रहे हैं। ऐसे निरोगिता की पहचान जो है सप्त धातु के संतुलन में होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि स्वस्थता को जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर के रूप में पहचानते हैं। जागृति को मन स्वस्थता, जागृति मन स्वस्थता है। मन स्वस्थ मानव स्वस्थ शरीर के माध्यम से प्रमाणित होना, स्पष्ट होना, प्रयोजनशील होना पाया जाता है। प्रयोजनशील होने का तात्पर्य है परंपरा के रूप में प्रमाणित होने से है। प्रसादित होने का मतलब है समझा हुआ को समझाने से, सीखा हुआ को सिखाने से और किया हुआ को कराने से। जागृति अपने आप से लोक व्यापीकरण होना पाया जाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि जागृति यदि कहीं होती है तो वो अपने आप उसका लोक व्यापीकरण होना पाया जाता है। इसके लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसकी आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समझदारी अपने आप में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व को समझना ही है या प्रमाणित होना ही है। फिर इसके बाद अगला पैराग्राफ है, दृष्टापद प्रतिष्ठा के रूप में जीवन में से के लिए जीवन ज्ञान संपन्न होना ही है। दृष्टापद प्रतिष्ठा के रूप में जीवन में से के लिए जीवन ज्ञान संपन्न होना ही है। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मतलब यही है। इसी के क्रियान्वयन विधि से अखंडता सार्वभौमता का अनुभव होना समाधान है। इसी के क्रियान्वयन विधि से अखंडता सार्वभौमता का अनुभव होना समाधान है, और समाधान का अनुभव होता है, यही सुख है, यही मानव धर्म है। मानव धर्म विधि से जीता हुआ परिवार से विश्व परिवार तक जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा सहज रूप में ही सबके लिए सुलभ रही है। इसी आशा में मानव कुल प्रतीक्षारत है तथा इसे सफल बनाना मानव का ही कर्तव्य दायित्व है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए लक्ष्य सम्मत परिवार जन चर्चा हर मानव परिवारों में, समुदायों में, सभाओं में आवश्यक है। तो बाबा जी लिख रहे हैं कि दृष्टापद प्रतिष्ठा के रूप में जीवन में से के लिए जीवन ज्ञान संपन्न होना ही है। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान का मतलब भी यही है। फिर कह रहे हैं, इसी के क्रियान्वयन विधि से अखंडता सार्वभौमता का अनुभव समाधान है। समाधान अनुभव होता ही है, यही सुख है, यही मानव धर्म है। मानव धर्म विधि से जीता हुआ परिवार से विश्व परिवार तक जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा सहज रूप में सबके लिए सुलभ होती है। इसी आशा में मानव कुल प्रतीक्षित है तथा इसे सफल बनाना मानव का कर्तव्य दायित्व है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए लक्ष्य सम्मत परिवार जन चर्चा हर मानव परिवारों में, समुदायों में, सभाओं में आवश्यक है। चर्चा अपने में लक्ष्य के लिए आवश्यकीय प्रक्रिया प्रणाली नीतिगत स्पष्टता के लिए होना सार्थक है। प्रक्रिया का तात्पर्य निपुणता, कुशलता, पांडित्य पूर्वक किए जाने वाली कृतकारित अनुमोदित कार्यों से है। फिर अगले पैराग्राफ में है, ऐसे कार्य को हर व्यक्ति संपादित करने के प्रयास में प्रायः हर मानव में यह प्रवृत्ति द्रष्टव्य है। इस मुद्दे में ध्यान देने का तथ्य इतना ही है
कि जागृति पूर्वक हम समाधान परंपरा को बना पाते हैं, भ्रम पूर्वक समस्याओं को तैयार कर देते हैं। जैसे पहले कहे गए 9 प्रकार के अति क्लिष्ट समस्याएं। अतएव जन चर्चा और मानसिकता का इसमें प्रधान प्रावधान है। मन के मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि जीवन शक्तियां अक्षय हैं, ना तो मन घटता है ना बढ़ता है। इसका प्रमाण हर व्यक्ति है। प्रत्येक नर नारी में जितने भी आस्वादन चयन होते हैं, उसके उपरांत में चयन आस्वादन की मानसिकता बनी रहती है। इसे हर मानव में सर्वेक्षण कर सकते हैं। हर मानव के द्वारा इसे स्वीकारने में भी कोई कठिनाई नहीं है। प्रत्येक में निरीक्षण करना स्वाभाविक क्रिया है। मानव में मनोप्रवृत्तियों को कार्य रूप और फल रूप में देखने का अरमान सदा सदा से ही निहित है। निहित रहने का तात्पर्य हर मानव में प्रमाणित और वर्तमानित रहने से है। इस ढंग से मानव अपने स्वस्थ कार्यकलाप स्वस्थ मानस पूर्वक ही संपादित कर पाता है। स्वस्थ मानस अनुभव मूलक मानसिकता है। अनुभव अपनी संपूर्णता में सह अस्तित्व ही है। इन तथ्यों पर चर्चा निष्कर्ष मानव कुल के लिए उपयोगी होना पाया जाता है। नीति का तात्पर्य नियति विधि से अर्थात नियति क्रम नियति लक्ष्य के संतुलित कार्यकलाप से है। प्रणाली का तात्पर्य सोपानी कार्यक्रमों को पहचानना, निर्वाह करना तथा दूसरी विधि से कड़ी जुड़ी हुई है। तीसरी विधि से लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया संपूर्ण क्रियाकलाप मुख्य मुद्दा लक्ष्य प्रमाणित होने से है। पद्धति का तात्पर्य किसी भी लक्ष्य के लिए जितने भी उपकरण साधन होते हैं, उन सबको सार्थकता के लिए सजा देने से। जैसे मानव निपुणता पांडित्य स्वत्व है, इसे पाना लक्ष्य है। इसके लिए मन तो तत्पर होना आवश्यक है, शरीर भी संजोए रहने उतना ही आवश्यक है। यह संतुलित रहना पद्धति है। इसी प्रकार घर बनाना, उसके लिए मिट्टी पत्थर जो कुछ भी द्रव्य हैं, उनको विधिवत सजो देने से घर बनता ही है। इसमें गलती होने से घर गिरता है। अस्तु, लक्ष्य के लिए जितने भी समाधान होते हैं, उसको सार्थकता के अर्थ में सजाना है। इस विधि से स्पष्ट होता है हर लक्ष्य को पाने के क्रम में पद्धति प्रणाली नीति की आवश्यकता है। तो एक बार इसको फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो दृष्टापद से पढ़ते हैं। दृष्टापद प्रतिष्ठा के रूप में जीवन ज्ञान में से के लिए संपन्न होना है। फिर कहा कि सहअस्तित्व दर्शन का मतलब भी यही है। फिर कहा कि इसके क्रियान्वयन विधि से अखंडता सार्वभौमता का अनुभव होता है, जो समाधान है। समाधान का ही मतलब समाधान का अनुभव होता है, वही सुख है। यही मानव धर्म है। फिर मानव धर्म विधि से जीता हुआ परिवार से विश्व परिवार तक जनाकांक्षा मानवाकांक्षा सबके लिए सर्वसुलभ हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि इसी आशा में मानव कुल प्रतीक्षारत है और इसे सफल बनाने का कर्तव्य दायित्व सभी मानवों का है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए लक्ष्य सम्मत परिवार, और ये कैसे होगा, तो वो कह रहे हैं कि इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए लक्ष्य सम्मत परिवार जन चर्चा हर मानव परिवारों में, समुदायों में, सभाओं में आवश्यक है। चर्चा अपने में लक्ष्य के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रणाली और नीतिगत स्पष्टता के लिए होना आवश्यक है। प्रक्रिया का तात्पर्य निपुणता कुशलता पांडित्य पूर्वक किए जाने वाली कृतकारित अनुमोदित कार्यों से है। इसके बाद ऐसा कहा कि ऐसे कार्यों को हर व्यक्ति संपादित करने के प्रयास में प्रायः हर मानव में ये प्रवृत्ति द्रष्टव्य है। ऐसा भी नहीं है, ये हर मानव में ये प्रवृत्ति रहती ही है। इस मुद्दे में ध्यान देने का तथ्य इतना ही है
कि जागृति पूर्वक हम समाधान परंपरा को बना पाते हैं, भ्रम पूर्वक समस्याओं को तैयार कर देते हैं। जैसे पहले किए गए 9 प्रकार की अति क्लिष्ट समस्याएं हैं। अतएव जन चर्चा और मानसिकता इसमें प्रधान प्रावधान है। वो कह रहे हैं कि जन चर्चा और इसके लिए जो मानसिकता, यही मुख्य प्रधान प्रावधान है। फिर कहा कि मन के मुद्दे पे पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जीवन शक्ति अक्षय है, ना तो मन घटता है ना बढ़ता है, इसलिए इसका प्रमाण हर व्यक्ति है। प्रत्येक नर नारी में जितने भी आस्वादन चयन होते हैं, उसके उपरांत भी चयन आस्वादन की मानसिकता बनी रहती है। इसे हर मानव में सर्वेक्षण कर सकते हैं। हर मानव के द्वारा इसे स्वीकारने में भी कोई कठिनाई नहीं है। प्रत्येक में निरीक्षण करना स्वाभाविक क्रिया है। मानव में मनोप्रवृत्तियों को कार्य रूप और फल स्वरूप में देखने का अरमान सदा सदा से ही निहित है। निहित रहने का तात्पर्य हर मानव में प्रमाणित और वर्तमानित रहने से। इस ढंग से मानव अपने स्वस्थ कार्यकलाप स्वस्थ मानस पूर्वक ही संपादित कर पाता है। स्वस्थ मानव अनुभव मूलक मानसिकता है। अनुभव अपनी संपूर्णता में सह स्थिति ही है। इन तथ्यों पर चर्चा निष्कर्ष मानव कुल के लिए उपयोगी होना पाया जाता है। इसके बाद नीति का तात्पर्य नियति विधि से अर्थात नियति क्रम नियति लक्ष्य के संतुलित कार्यकलाप से है। प्रणाली का तात्पर्य सोपानीय कार्यक्रमों को पहचानना, निर्वाह करना या दूसरी विधियों से कड़ी जुड़ी हुई है। तीसरी विधि से लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया संपूर्ण क्रियाकलाप मुख्य मुद्दा लक्ष्य प्रमाणित होने से है। फिर पद्धति का तात्पर्य किसी भी लक्ष्य के लिए जितने भी उपकरण साधन होते हैं, उन सबको सार्थकता के लिए सजा देने से है। जैसे मानव में निपुणता पांडित स्वत्व है, इसे पाना लक्ष्य है। इसके लिए मन तो तत्पर होना आवश्यक है, शरीर भी संजोए रहना उतना ही आवश्यक है। यह संतुलित रहना पद्धति है। फिर कहा इसी प्रकार घर बनाना, उसके लिए मट्टी पत्थर जो कुछ भी द्रव्य है उसको विधिवत सजो देने से घर बनता है और गलती करने से गिरता है। अस्तु इस लक्ष्य के लिए जितने भी साधन हैं उसको सार्थकता के अर्थ में सजाना। इस विधि से स्पष्ट होता है कि हर लक्ष्य को पाने के क्रम में पद्धति प्रणाली नीति की आवश्यकता है। यदि ये ठीक तरीके से पद्धति प्रणाली नीति को संजो लिया तो घर बन गया, यानी व्यवस्था बन गई। और यदि इसमें कुछ गलती करी पद्धति प्रणाली नीति में तो घर गिरेगा और समस्याएं पैदा होंगी, यानी अव्यवस्था आएगी। ऐसा अब बताइए इसमें और क्या बात करना है। भैया जी, जी मानव का शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सप्त धातु का आवश्यक बोला था। क्या है ये सप्त धातु? यही है सब, जो मांस मज्जा रक्त आदि जो है ना, कफ, ओके ओके। ये सब सप्त धातु वो रस रक्त मांस मज्जा अस्थि। वो संतुलित रखने के लिए क्या करना है इसके? वो केवल अभी यहाँ पर संतुलित करने के लिए क्या करना है ये नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि शरीर का स्वास्थ्य क्या होता है, तो उन्होंने कहा शरीर के स्वास्थ्य का मतलब है ये जो सप्त धातु है इनका संतुलन होना। जैसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं ना, कफ पित्त वात का संतुलन होना, सप्त धातुओं का संतुलन होना, ये सब स्वास्थ्य की परिभाषा जो आयुर्वेद का परिभाषा है ना, और तो ये उसमें पांच वायु, वाटर को भी। हाँ उनका भी संतुलन की बात आई है उसमें। हम्म तो यदि ये सप्त धातुओं का संतुलन रहता है तो बाकी सब संतुलन बना रहता है। ओके भैया। जी
पूर्णिमा दीदी और बता सकती हैं इसमें विस्तार से। ये पूछ रहे हैं कि सप्त धातु से क्या संबंध है शरीर का। पद्मा प्रिया जी पूछ रहे हैं। संतुलित रखने के लिए क्या करना है? आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। मुझे लग रहा है उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों को आ रही है क्या सबको? नहीं नहीं भैया, फिर कभी नहीं आ रुकेंगे। रही। हाँ शायद उनके यहाँ पक्का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। नहीं है। हाँ नेट नहीं पकड़ रहा है इसमें। ठीक है, और कोई मुद्दे पे बात करते हैं तब तक। बीच में यदि नेट पकड़ेगा तो फिर बात करेंगे। योगेश भाई। और वो नौ प्रॉब्लम को भी एक बार समझाइए ना मुझे। हाँ नो भैया। प्रॉब्लम को। अच्छा, हेलो। मैं ये कह रहा था इस वाले अध्याय में बहुत जगह जन चर्चा पे बात आई है। हाँ जी। परिवार में चर्चा, इसमें चर्चा, और ये जन चर्चा को ही समस्याओं के समाधान का कारण बताया। हाँ जी। यानी चर्चा संवाद विधि से ही ये लोक व्यापीकरण होगा, ऐसा भी लिखा है। तो जो मूल विधि बाबा जी यहाँ प्रस्तावित कर रहे हैं वो चर्चा परिचर्चा ही है ना, बिल्कुल संवाद है। बिल्कुल भैया। और वो कह रहे हैं कि परिवार से लेके सभी स्तरों पे इस पे चर्चा होना है। ठीक पद्मा बात जी है ने भैया। 9 समस्याओं की बात करी है, क्या है? तो पहला इसमें लिखा है प्रदूषण। तो जो भी जल, वायु, हवा, पानी, मिट्टी, सब जगह प्रदूषण हो गया, वो पहली समस्या है। दूसरी समस्या के बारे में लिखा है धरती में तापग्रस्त होना, जिसको अपन ग्लोबल प्रदूषण वार्मिंग कह माने रहे हैं। पोल्यूशन। हम्म। प्रदूषण माने पोल्यूशन। पोल्यूशन, हवा में, पोल्यूशन। पानी में। हाँ पोल्यूशन। ओके ओके हाँ। फिर दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। हम्म तीसरा है कि जो पोल्स पे जो आइस कैप है उसका पिघलना, हम्म। उससे जल स्तर बढ़ना। चौथा लिखा है जिसको हम लोग पेंडेमिक बोल रहे हैं ना, नए नए रोग आना। रोजाना। हाँ, फिर लिखा है, पांचवा लिखा है धरती आकाश अधिकांश में ये जो विकिरणीय मतलब एटॉमिक परीक्षण करते ना, परमाणु परीक्षण, हम्म। तो ये जमीन के अंदर, आकाश में या पानी में करते हैं, उसके कारण से भूकंप, अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है ना। ये फिर छठवां लिखा है सामरिक तंत्रों का ज्यादा जखीरा बनाना। ये जो लड़ाई के लिए हम लोग बम हथियार आदि बना रहे हैं, उसका बड़ी संख्या में उस जिसको आर्म्स रेस भी बोलते हैं ना, वो सब बढ़ रहा है। हम्म सातवां लिखा है कि जितना हम जंगल नहीं लगाते हैं उससे ज्यादा जंगल काट रहे हैं, और खनिज का भी शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, है ना, मिनरल्स, मिनरल रिसोर्सेस है ना, उसको कह रहे हैं। आठवां लिखा है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो है ना बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं, उसके उसके कारण से जो खाद्यान्न जो है वो जहरीला होता जा रहा है ना। हम्म। और नोमा कह रहे हैं एडल्ट्रेशन को, मिलावट की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हर चीज में एडल्ट्रेशन है, चाहे वो दूध हो, मिठाई हो, चाहे खाने पीने की चीजें, सब में एडल्ट्रेशन हो। ये 9 को वो कह रहे हैं कि ये मानव कुल को बहुत नुकसान पहुंचाया है इन 9 ने।
तो कह रहे हैं इस पे चर्चा होती रहना चाहिए, क्योंकि चर्चा पूर्वक ही ये सुधर सकता है ना। ठीक है, और बताइए। और कुछ पेट्रोल के बारे में भी बोला आपने, वो मैं सुना नहीं था। मिट्टी का तेल का उपयोग ये कहा कि जैसे। हम लोग अभी जिस तरीके से ईंधन ईंधन यानी जिसको अपन कोयला बोल रहे हैं ना, कोल और पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, तो कोल और पेट्रोलियम का यूज करने से उसका जो वेस्ट होता है वही पॉल्यूशन का कारण है। हम्म मूल रूप से जो पॉल्यूशन है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है ना, और इवन सॉइल पॉल्यूशन भी, हम्म उसका मूल कारण है कि हम जो कोयला यूज कर रहे हैं, कोयला जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जिसको अपन थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं ना, तो हम्म उनमें बहुत बड़ी संख्या में कोयला जलाते हैं। उससे धुआं निकलता है, उससे वातावरण खराब होता है। उससे जो फ्लाई ऐश निकलता है, उससे जमीन में प्रदूषण होता है, मतलब उसकी जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर देती। जो फ्लाई ऐश होता है, तो फ्लाई ऐश उड़ के जो है वो एक लेयर बना देता है मट्टी के ऊपर। तो मट्टी पे जब लेयर बनती है तो उससे क्या होता है कि मट्टी में जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो बैक्टीरिया मरने से जमीन बंजर हो जाती, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती, खत्म हो जाती। तो इसलिए वो सभी जगह पर पोल्यूशन करता है कोयले को जलाने से। फिर दूसरा है कि जो हम लोग पेट्रोलियम जला रहे हैं, तो पेट्रोलियम से बिजली भी बनाते हैं, पेट्रोलियम से कारखाने भी चलाते हैं, पेट्रोलियम से गाड़ियाँ भी चलाते हैं, है ना, रेलगाड़ी भी चलाते हैं और हवाई जहाज भी चलाते हैं, है ना। तो जितने भी प्रकार के ऑटोमोबाइल हैं उन सब में पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल डीजल आदि, है ना। तो इससे निकलने वाला जो जहरीली गैसें हैं वो पूरे वातावरण को खराब करती हैं। तो उसी से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन जितना बढ़ता जाता है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। एयर पोल्यूशन जो है वो सबके लंग्स को खराब कर रहा है। एयर हम्म पोल्यूशन के कारण से स्किन कैंसर भी हो रहा हम्म है। स्किन कैंसर का भी कारण है एयर पोल्यूशन, है ना। एयर पोल्यूशन से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं ना मानव के उसमें। तो और एट इसलिए बाबा जी, परसेंट इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है ना। नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है ना। और जो हाइड्रो पावर है, ये सब चीजें उसका विकल्प है, इस पे काम करना चाहिए। हम्म अभी धीरे धीरे सोलर एनर्जी पे लोग काम कर रहे हैं। हम्म और जो हाइड्रो पावर होती है ना, जो जो डैम आदि से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, तो पानी का जो फोर्स होता है उससे टरबाइन को चला के बिजली, वो क्लीन एनर्जी है। हम्म लेकिन जो बड़े बांध बनाते हैं वो एक समस्या पैदा होती है। तो इसलिए, और टाइडल एनर्जी की भी बात हो रही है, जो समुद्र की लहरें हैं, तो वो यदि उससे टरबाइन चलाई जा सकती तो उससे टाइडल एनर्जी पैदा हो सकती। बाबा जी ने कहा कि जो नदियों में बहाव होता है ना, रिवर में जो वाटर फ्लो होता है, उसमें भी छोटी टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम किया जा सकता हम्म है। क्योंकि पानी तो बह ही रहा है, तो यदि छोटी टरबाइन उससे चल जाती हैं तो कम से कम डोमेस्टिक यूज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमको मिल सकती है। हम्म, तो ठीक है तो भैया। ये बाबा जी ने इसका विकल्प जो है सजेशन दिया है। बहुत साल से वो कह रहे हैं, 30 साल से, 40 साल से कह रहे हैं, करीब हम्म 30-35 साल से, कम से कम 20 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ। उससे पहले भी जो पूर्णिमा वाजपेयी थोड़ा सा पहले से रही होंगी, हम्म और भी कुछ लोग हैं जो और पहले से हैं, सब सुनते ही आ रहे हैं। ये किताब भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2000 में छपी थी, 2000 में है, तो 20 ईयर तो इस किताब को ही हो गए। हम्म, तो इस पे ध्यान देने से चीजें ठीक हो सकती हैं। तो यही थे 9 बिंदु, ठीक है। ओके भैया। हेलो। हाँ थैंक यू भैया। भैया।
अच्छा, ये कोयले और पेट्रोल की जो बात हुई है ना, जी इसमें बाबा जी ने और भी कहा है, थोड़ा जोड़ू तो, कि जोड़ी। कोयला और पेट्रोल अभी जहाँ है धरती के पिटाल में, हम्म, तो वहाँ जो है निश्चित प्रयोजन के साथ है। तो वहां से निकालना भी जो है अपने आप में एक अव्यवस्था खड़ी करने जैसा है। हम्म। पेट्रोल और कोयले को क्योंकि वहां रहते हैं, वो जो एक्सेस गर्मी है उसको वहां से वो सोखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है। हम्म, तो वहां से हट जाने से, उनके मतलब वहां से हम्म, निकाल लेने से भी जो है धरती पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। तो इस रूप हम्म। में कोयले और पेट्रोल का जहां है वहां रहना ही जो है वो हम्म, प्राकृतिक व्यवस्था का स्वरूप है। तो दो तरह से बहुत जो है बढ़िया। आदमी, है ना, कोयले और पेट्रोल को निकाल के दो तरह से जो है आदमी धरती का नुकसान कर रहा है। बस जी भैया जी, इतना जोड़ना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ जी। और बताइए, और किसी को कुछ जोड़ना हो? और कर्म दर्शन में पानी के बारे में भी बताया था ना। पानी धरती के ऊपर बहने वाला पानी को भी हम निकालना है, यूज करना है अंदर से। हाँ हाँ, ये आया था कि अभी हम लोग जो ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, हम्म, तो ग्राउंड वाटर मूलतः जो है इस पृथ्वी के को ठंडा बनाए रखने के लिए है। वो भी क्योंकि हम जो निकाल जमीन, देंगे। और दूसरा वो मट्टी में नमी को बनाए रखता है। तो मट्टी में नमी रहने से पेड़ पौधों को पानी मिलता रहता है। तो यदि वाटर टेबल जो है और नीचे जाएगा तो नमी कम हो जाएगी, और नमी कम होगी तो पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलने से पेड़ पौधे यानी जंगल सूख जाते हैं, और जंगल सूखते हैं, और मट्टी में नमी नहीं रहने से मट्टी जो है वो, उसमें जो जैविक तत्व होता है जो मट्टी को बांध के रखता है, वो जो जीव है मर जाता है। तो जब जीव मर जाता है और पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, तो पानी गिरने पे, बरसात होने पे मट्टी में तेजी से कटाव होता है। उसके कारण से रिवाइंस बनते हैं, जिनको बीहड़ बोलते हैं ना। बीहड़ हिंदी में बीहड़ बोलते हैं, अंग्रेजी में रिवाइंस कहते हैं। तो रिवाइंस बनने का मूल कारण ये है कि उस ये जो सॉइल का जो लेयर होता है, इसमें वनस्पति नहीं है, और दूसरा मट्टी में बैक्टीरिया नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो मर जाता है। तो उसके कारण से मट्टी जो है लूज हो जाती है, और जैसे ही पानी गिरता है तो वो मट्टी पानी के साथ बह जाती है। उसके कारण से भूमि कटाव होता है। भूमि कटाव से चंबल, जैसे चंबल का एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारी रिवाइंस बनी हुई है ना, लाखों हेक्टेयर जमीन में रिवाइंस बन गई हैं। तो जब रिवाइंस बन जाती हैं तो उसमें कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि ना घर बना सकते हैं। तो पिछले यदि 30 साल में देखेंगे तो बहुत सारे गांव जो हैं वो चंबल रिवाइंस एरिया में वो गिर गए। गांव के गांव खत्म हो गए, है ना, ऐसा हो गया। और रिवाइंस में खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन इतनी इतनी ज़्यादा तेजी से कटती है कि यदि हमने कुछ खेत में लगाया है तो बरसात आते ही वो सब बह जाता है। और दूसरी बात है कि मट्टी का कटाव होने में जो उपजाऊ मट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है, तो बंजर जमीन बसती है। मतलब जिसमें फर्टिलिटी नहीं रहता है, वैसी लैंड रहती है। और उसकी जो फर्टिलिटी वाली जो सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो पानी के साथ बह जाती। तो ग्राउंड वाटर से ऐसी समस्याएं पैदा होती। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि जो सरफेस वाटर है वो यूज़ करना चाहिए। तो जो बरसात का पानी है उसको तालाब में, कुओं में, या उसको कहीं किसी किसी विधि से स्टोर वेल बना के स्टोर करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा। तो उसको यूज़ करने से क्या होगा, यदि वो
जाके तो पानी समुद्र में जा रहा है, एक प्रकार से वेस्ट जा रहा है। तो यदि वो सरफेस वाटर को मैनेज कर लेते हैं और उसका मैनेजमेंट सिंचाई में भी हो सकता है, उसका मैनेजमेंट ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज रहेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहेगा तो वनस्पतियां बहुत ज़्यादा, जंगल और वनस्पतियों को पानी मिलता रहेगा। तो इसलिए जंगल ज़्यादा होगा। तो अभी क्या हो रहा है, हम जंगल ज़्यादा काट रहे हैं और उसका जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। तो इसलिए बाबा जी ने वो सरफेस वाटर यूज करने के लिए, सब सरफेस हेलो। वाटर बोलते हैं ना हम लोग। जी भैया। हाँ जी, हेलो। जी बोलिए भैया। हाँ भैया, ग्राउंड वाटर में मुझे लगता है कि शायद जो है 10-20 फुट नीचे तक जो है बाबा जी कह रहे हैं कि वो पानी यूज कर सकते हैं, हाँ बस। है ना? जी उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अभी हाँ हम जी, हाँ लोग जी। 200 से 2000 हाँ हाँ, फुट फुट नीचे नीचे तक जा चले रहे गए हैं। ठीक बात हैं। है। तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा है 10-20 फुट, मतलब कोई एक बाबा जी ने बताया कि जो है वहां तक ठीक है, उससे ज्यादा फिर जो है वो धरती पर अत्याचार है, अव्यवस्था पैदा हो मैं गई है। भैया 80 के दशक में दिल्ली जाता था। हाँ जी। तो दिल्ली में स्थिति ये थी कि दिल्ली में 5 फुट पे 7 फुट पे पानी आ जाता था अच्छा, उस समय में, 80 के समय। उस समय में। हाँ, अच्छा अच्छा। और अभी दिल्ली में स्थिति ये है कि 200 फुट पे भी पानी नहीं आता है उसी जगह पर। उसी जगह पे। सोच लो। इतना ज्यादा हुआ है कहाँ वाटर जाके टेबल रुकेगा डाउन। ये? कहाँ जाके हाँ, रुकेगा ये? मतलब दिल्ली में लोग ये कहते हैं यहाँ पानी का कोई कमी नहीं है, आप थोड़ा सा घर के सामने गड्ढा खोद दीजिए, उसमें पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा। हाँ, 5-10 फीट का गड्ढा खोदना कौन सा बड़ा काम है। कुएं हाँ, कुएं जो हैं वो तो 70-80-100 फुट तक रहते हैं ना, 100-150 रहते हैं। फुट तक रहते हैं। ठीक बात। वो तो कह रहे हैं 5 फुट का मट्टी का गड्ढा खोद दीजिए, उसमें पानी आ जाता है। हाँ हाँ। इतना प्रचुर पानी था दिल्ली में। हाँ जी। और अभी दिल्ली का प्यास बुझाने के लिए कम से कम 300 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। 300 किलोमीटर दूर, यानी 300 हरियाणा से भी किलोमीटर आ दूर रहा से। है, पंजाब से भी आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है। जहां जहां नदी है उस सब से दिल्ली का प्यास बुझाने के लिए पानी आता है। और क्योंकि पास दिल्ली वाली जो नदी में, थी। दिल्ली जिसको अपन एनसीआर कहते हैं, वहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। अच्छा। तो 2 करोड़ लोगों में से यदि अपन एक आदमी के लिए 5 बाल्टी पानी भी जोड़े, हाँ 5 बाल्टी पानी, चलो 1 बाल्टी पानी भी जोड़िए, हाँ। है ना, तो 150 करोड़ बाल्टी पानी चाहिए पर डे कंज्यूम हाँ करने की। हाँ जी, हाँ जी। 1 बाल्टी भी जोड़िए तो आप बोलो, हाँ, अगर एक बाल्टी से तो जबकि कुछ होता नहीं। 1 बाल्टी में कुछ होता नहीं। हाँ जी। तो यदि आप उसको 5 बाल्टी जोड़ते हैं हम्म। पर पर्सन, है हाँ ना, जी, हाँ तो जी। आप सोचिए कितना पानी चाहिए दिल्ली को, अकेला दिल्ली का प्यास बुझाने, हम्म। है ना, लगभग 10 करोड़ बाल्टी 10 पानी करोड़ चाहिए। बाल्टी चाहिए। हाँ, अब इतना 10 पानी करोड़ कहाँ एक से बाल्टी। लाएं, तो ग्राउंड वाटर एक से आ बाल्टी, नहीं रहा है। एक बाल्टी 12 तो लीटर की अपने पकड़े तो, हाँ, है ना, 120 करोड़ लीटर पानी हम्म, हर रोज का। हर रोज का इतना पानी कहाँ से लाएं। कहाँ से लाए? तो कुछ पंजाब से ला रहे हैं, कुछ हरियाणा से ला रहे हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, और भी अलग अलग जगह से पानी ला रहे हैं, जहाँ जहाँ राजस्थान से, जो फिर वहां राजस्थान पानी के एरिए खत्म हो लगे। जाए, फिर वहां पानी का सोर्स खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसीलिए वहाँ फिर किसान जाएंगे। आंदोलन करते रहते हैं। किसान आंदोलन का मूल कारण ही यही है हाँ। कि जो पानी खेती को चाहिए था वो तो दिल्ली चला गया, तो अब फिर हम चला गया। खेती कैसे करें। ये जो हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है ना, और हाँ, हरियाणा का किसान आंदोलन क्यों करता है, क्योंकि उसको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, सारा पानी खेती, दिल्ली चला जाता खेती है के ना। लिए पानी नहीं है, और यहाँ जो है दिल्ली के लिए पानी। तो
तो इसलिए ये महानगरों की समस्या है, सभी जगह ये समस्या है। हाँ भैया। अब जैसे भोपाल एक महानगर है ना, भोपाल में पहले पानी जो है मिल जाता था 70-80, क्योंकि मैं तो उसको पढ़ा हूँ ना, एमटेक किया मैंने। मेरे सभी मित्र जो है वो जियोलॉजी में यही काम करते हैं, ग्राउंड वाटर सर्वे का, है ना। बहुत सारे मित्र हमारे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में हैं। अच्छा। तो हम लोग अभी भोपाल में पानी सप्लाई कर रहे हैं नर्मदा से, और नर्मदा जो है भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा। 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर से पानी को पाइपलाइन से लाके भोपाल का प्यास बुझा रहे हैं ना। ये हाल है। जबकि भोपाल में ऐसा कहते हैं कि भोपाल में सबसे बड़ा तालाब है, मतलब इतना बड़ा तालाब जो है और किसी शहर में नहीं है। हैदराबाद का वो छोड़ दें अगर उसको, वो हाँ। समुद्र जैसी जो दो दो बने हुए हैं ना, हम्म। जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को बांटने वाला जो तालाब है, हाँ। तो भोपाल के तालाब बराबर कोई बड़ा तालाब नहीं है। फिर भी भोपाल का प्यास नर्मदा से 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से पानी को ला के पूरा होता है। ये स्थिति, यही इंदौर का हाल है। हाँ। हाँ। इंदौर हर में बड़े नर्मदा का इंदौर में नर्मदा का पानी आता है लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से, और या 100 भैया, किलोमीटर होगा, है ना। और ये वहां से जो है ना, मतलब जो है स्वच्छ पानी यहाँ शहर में लाया जाता है, और शहर में वही पानी जो है गंदा होके फिर इसको शहर की जो पास वाली नदियां है उसमें बहाया जाता है। तो उनमें आज बहाया जाता है। हाँ, गंदा पानी मतलब जो है गटर वाला हम्म। पानी है ना, ये हम्म। जो हम लोग कमोड तो फ्लश करके। इसीलिए बाबा जी ने यहाँ जो प्रस्तावित किया है ना कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ही इसका समाधान है, और कोई समाधान है नहीं। और उसमें भी जो समाधान, सुविधा संग्रह से मुक्त होना पड़ेगा, समाधान बिल्कुल। समृद्धि पूर्वक जीने को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो विधि वही है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। यदि वो होती बिल्कुल है तो ये सारी समस्याएं खत्म होती हैं, प्रदूषण की भी, शहरीकरण की भी, समझदारी और की बहुत रोशनी सारी में देखे समस्या। भैया, समझदारी की रोशनी में तो बारिश आपने का जो इतना बहुत पानी पड़ रहा है, वो पानी को हम बिल्कुल ही जो है उसको वेस्ट जाने दे रहे हैं। और जो है आपने पानी। बहुत बड़ी बात बोली हाँ। कि जैसे हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे ना कि 10 करोड़ बाल्टी पानी चाहिए, है ना। हाँ, अब आप बारिश के अब ये पानी को जो 10 अगर। करोड़ बाल्टी पानी जब यूज होके नालियों में से जाएगा, हाँ। तो ये जो गंदगी फैलाएगा पूरे महानगर में, हाँ। हाँ। तो इसलिए हर गंदे नाले, स्लम एरिया, है ना, ये सब हाँ। नदियों का खराब करना, ये सब इसी से होता है। बिल्कुल, मतलब हमारा हर डेढ़ एक कदम जो है ना अव्यवस्था की ओर है। हाँ, 200 तीन अब सौ 1.5-2 किलोमीटर दूर से करोड़ पानी आदमी, आना। है ना, 2 करोड़ आदमी एनसीआर में रहता है। एनसीआर को यदि बड़ा वाला एनसीआर देखें तो करीब 2.5 करोड़ रहता है। अब अच्छा। ये 2.5 करोड़ लोगों के द्वारा उपयोग में आने वाला पानी बह के हाँ। जब ये नालियों में जाएगा और हाँ, नदी में जाएगा, तो पूरे जगह पे गंदगी करेगा, गंदगी रोग करेगा। फैलाएगा, करता ही है भैया। नदी को खराब करेगा, है ना। बिल्कुल हो ही रहा और है। हो ही दिन रहा है। रात हो रहा है, क्योंकि और जो है इसी में फिर वो जो इंडस्ट्रियों का गंदा वेस्ट है वो भी इसी में मिल जाता है। बिल्कुल। हर इंडस्ट्री पानी का यूज करती है। हाँ। जैसे आगरा का पूरा पानी प्रदूषित हो गया, उसका मूल कारण है कि वहाँ चमड़े उद्योग में जो पानी लगता है, हाँ। तो वो चमड़े को साफ करने में जो पानी है वही सब बह के नदियों में चला जाता है, जमीन में चला जाता है। उसके कारण से पूरे पानी में प्रदूषण है। बिल्कुल। पूरे आगरा शहर का पानी पीने लायक नहीं, इसी वजह से तो ये जो है ना, ऐसा। हाँ, ग्राउंड वाटर में नीचे उतर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपरी हाँ 50-100 फुट वाला पानी तो जो है उपयोग करने लायक है ही नहीं। इतना जो है हाँ, प्रदूषित हो गया है भैया। तो मतलब जो इतना है इसको। प्रदूषण हो, हाँ। ऐसे कई शहरों का हालत खराब है, बहुत खराब। लेकिन सोचने की बात यह है भैया कि इतना बारिश, आप देखो बारिश में कितना पानी गिर रहा है, कितनी बाढ़ आ रही है ना, गांव के गांव जो हम्म। है डूब रहे हैं, लेकिन वो पानी का कहीं जो है संग्रह किया इस जाए, उसको संभाल लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वरना उतना काम हो जाए ना,
तो साल भर का पानी तो जो है एक बारिश के मौसम में हर शहर को मिल जाए, हर जगह को मिल जाए। वो तो हमने क्या सारे तालाब जो है ना वो कॉलोनी बना दिए। हाँ सारे तालाब जो है, हाँ हम एक ऐसे शहर को जानते हैं उसका नाम है शहडोल, मध्य प्रदेश में। हाँ हाँ। उस शहडोल में 108 तालाब थे, 108 तालाब। अच्छा। आज 2 तालाब बचे हैं, बाकी सब जो है कॉलोनी बन गए। हाँ हाँ। एक मतलब जो है, इंदौर, जबलपुर करके शहर है, जबलपुर। हाँ है ना, भेड़ाघाट। जबल हाँ, भेड़ाघाट जहाँ है, तो हाँ। जबलपुर की हर कॉलोनी का नाम जो है तालाब से ही है। अच्छा। फूटा ताल, हनुमान ताल, गड़ा ताल, मड़ा ताल, सब जो है इतने वो तालाब थे। कॉलोनियां हो गई हैं, ये तालाबों के नाम हैं। ताल मतलब हाँ, तालाब। 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 हाँ, रानी ताल, सारे ताल जो है वो या तो पार्क बना दिए हैं या कॉलोनी बना दी है। सारे तालाब जो है वो खत्म हो गए। और इसी को विकास कह रहे हैं ये। इसी का विकास कह रहे हैं। इसी को विकास कह रहे हैं कि यहाँ तालाब था, गंदा तालाब, अब उसकी जगह हमने कॉलोनी बना। मैं अब आप हमारे शहर में, आपके शहर का तो मुझे पता नहीं, तो हाँ। सागर शहर में आप आ जाइए। सागर शहर में कम से कम मेरी जानकारी में 200 कुएं थे, अच्छा। कम से कम। छोटा सा हाँ शहर है, हाँ हाँ। 200 कुएं थे। अभी हाँ 20 भी नहीं है, जो चालू हालत में 20 कुएं भी नहीं है। बिल्कुल है। और सबको मट्टी से भर के पूर दिया उसमें, ऐसा। क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला गया, अब कुओं में पानी आता नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो उसको पूर दिया, बंद कर दिया उसको, कुएं को मट्टी डाल के या कचरा डाल डाल के वो खत्म कर दिया। पूरे शहर ठीक है। में 20 कुएं भी चालू हालत में नहीं है, जिसको कहें। मतलब ये कहाँ जाके एक रुकेगा? ये मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो कम से कम बीस यही पच्चीस स्थिति है। लाख कुएं, बीस हाँ पच्चीस लाख कुएं जो हैं वो पूर हाँ दिए गए। हाँ हाँ हाँ। और जो तालाब थे, तालाब तो बहुत रेयर ही बचे हैं कहीं कहीं। हाँ हाँ हाँ। तालाब शब्द तालाबों का केवल बचा है, अभी तालाब नहीं है। गांव में भी तालाब नहीं हाँ। रहे हैं। और जो बचे जो हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ये एक तालाब है, कांकरिया लेक है ना। हाँ हाँ। अब वो वो कांकरिया लेक जो है केवल देखने के लिए है, देखने के लिए है, मनोरंजन के लिए। क्योंकि क्योंकि ना आदमी उसमें नहा सकता है, ना जानवर उसका पानी पी सकते हैं, तो वो बचे ही कुछ किस नहीं, उपयोग के लिए। केवल मनोरंजन। केवल मनोरंजन। मनोरंजन क्या होगा, इतना प्रदूषण है चारों तरफ। हाँ हाँ। तो इसीलिए सब मतलब मानव में जो जिसको बाबा जी कह रहे हैं कॉमन सेंस भी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। कॉमन सेंस, ये सब प्रकार की विकास योजना है। पूछे से कॉमन सेंस, सामान्य समझ। हाँ, कॉमन सेंस तो मेन है भैया। हम्म। कॉमन सेंस ना हो तो खत्म बात। वही तो मेन है। हाँ, वही मैन है। मेन वही है, सारा नॉलेज है पर कॉमन सेंस नहीं है तो क्या करने का। हम्म। वो तो मेन है कॉमन सेंस तो। वो तो आदमी ढूंढना पड़ता है कॉमन सेंस वाला तो। हाँ, हाँ। सारे को- तो बाबा जी कह रहे हैं कम से कम चर्चा शुरू तो करें इस सब पे। यदि चर्चा शुरू होगी तो भी कोई समाधान निकलेगा, है ना। क्योंकि समाधान का प्रवृत्ति रहता सभी में है, ऐसा कह रहे हैं। समाधान की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। चर्चा नहीं कर रहे हैं तो जो इसके सुविधा संग्रह के अर्थ में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसका मनमानी उपयोग कर रहे हैं। अगर समाज में चर्चा होगी तो थोड़ा सा नियंत्रण लगेगा। भैया तो इसलिए लेकिन जो है ना, अभी मैं देखूं तो शहर वालों को है ना, मतलब जो है ये समस्याओं का पता ही नहीं है कि पानी इस तरह से आता है, और ये जो हम जो पानी यूज करते हैं वो इस तरह से जो है जाता है, और वो ये मतलब अभी जो हो रहा है ना, उसका कोई अता पता नहीं है भैया। शहर वालों को तो कम से कम मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं तो ये उनका जो है। बताना पड़ेगा हम लोगों को, जिनको हाँ, हम पता कहाँ से है शुरू उनका। करेंगे? हाँ हाँ। जो भी मिलता है अपने हाँ संपर्क में, जो बिल्कुल भी आता है उनको बताना है। बिल्कुल 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 कहीं बिल्कुल। से बात शुरू करके वहां तक पहुंचाना है, यही जन हाँ चर्चा है ना।
बिल्कुल, बात तो मुझे लगता है भैया क्योंकि हाँ, चर्चा से थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती है, परिमार्जन होती है भैया, होता है, बिल्कुल, नहीं होता है। अपन देख ही बिल्कुल रहे हैं, भैया। अपने हाँ, ग्रुप में जो चर्चा शुरू हुई है उससे काफी और कोई अंतर आया चारा भी नहीं है भैया, और कोई है। चारा भी नहीं है। हम्म। नहीं, ये होगा तो इसी तरह से होगा, इसी तरीके से लड़ाई झगड़े उत्सव से नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, होगा नहीं। अपन अपन जो है ना इकट्ठे होके धरना प्रदर्शन करें तो वो लोग जो है बंदूक डंडा तलवार लेके आ जाएंगे मान। हाँ हाँ, चर्चा को नहीं रोक सकते, बिल्कुल। चर्चा को रोक नहीं सकते। चर्चा में मुझे लगता है कि जो है ना मूल बात जो मैं इसलिए इसमें, बाबा ने व्यवहारात्मक जनवाद के नाम से एक पूरी तरह से अहिंसक क्रांति की सूत्रपात किया है। हाँ जी, 100% अहिंसा के रूप में क्रांति, बिल्कुल। विचार क्रांति जिसको कहें, और इसी में वो समाधान को देख रहे हैं। और इसमें भी मूल बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो सामान्य जनता होती है उसमें समझ रहती ही है, विशेष लोगों में ही रहती है, लेकिन विशेष लोग इतने ज्यादा प्रलोभन के प्रभाव में रहते हैं समझ कि रहती वो है अब मतलब भैया, समझ रहती है, सामान्य लोगों में समझ रहती है मतलब सामान्य लोग चाहते ही हैं कि तालाब होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, पानी ऐसा होना चाहिए, वो सब चाहते ही, उस रूप में भैया। समझ रहती है। शहरी लोगों को तो मैं नहीं मानता कि उनको ऐसी समझ है। शहरी लोगों को तो आप कुछ भी करो, हमसे पैसा लो और हमको पानी दो, आप कहीं से नहीं भी नहीं, लाओ 24 घंटा, है ना। मेरा ये कहना है कि जैसे आप सामान्य लोगों से बात करेंगे उनमें स्वीकृति रहती है ऐसा होना चाहिए, हाँ हाँ, सही की लेकिन जैसे स्वीकृति तो रहती है। आप अधिकारियों से बात करो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात करो, प्रोफेसर लोगों हाँ से बात करो, हाँ 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 वे 25 तर्क लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ। लेकिन वो जो अभी आप जो कह रहे हो ना, जिनके पास अभी 25 तरह के तर्क है, वो भी तो है ना, कोई एक इस समय पर सामान्य लोग ही थे, लेकिन जब सामान्य से उस जगह पर पहुंच जाते हैं हम्म तब जाके उनकी उनको लगता है कि ये है ना, चाहना और होने में अंतर है, ऐसा उनको लग रहा है कि ये संभव नहीं है। हम्म। सामान्य रूप में जो चाहना कि तालाब होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए सोचने में अच्छा लगता है, हम्म लेकिन आज की स्थिति में असंभव है, ऐसा समझकर वो लोग जो है जिस तरह से अभी जो चल रहा है हम्म सुविधा संग्रह, बस उसी में लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है। हम्म और दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है भैया कि हम्म उनके पास जो है ना, मतलब सही की सूचना के अभाव में भैया कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, क्या चाहिए, कुछ स्पष्ट है ना। हेलो, जी। मैं ये देख रहा हूँ है ना, अगर सही की सूचना के अभाव में जो है कहाँ से शुरू करें, मैं चाहता क्या हूँ, ये कैसे संभव होगा, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं रहता भैया। तो जो चलता है उसके हम्म। साथ वो चले रहते हैं। जी जी। आज ये कई इसमें लोग ना डालते हैं। शहर हाँ इसमें जी, शहर और गांव का ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली में मैं दिल्ली रहता हूँ और यहाँ हाँ जी। लगभग लगभग 80% जनसंख्या बाहर से आई हुई है, गांव से है बेसिक। और हम्म वो लोग भी पानी का, दिल्ली में लगभग 1 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं है, लाइन लगती है। अगर आप यहाँ के अनऑथराइज कॉलोनीज में जाकर देखेंगे, एक एक हम्म। किलोमीटर लंबी बर्तनों की लाइन लगी रहती है। हाँ, और लगी रहती कहाँ। है ना, और अभी पिछली सरकार जब आई है, ये इसने थोड़ा काम किया तो उन कॉलोनीज में पानी पहुंच गया। अब वही लोग हम्म आप वहां से निकलेंगे, पानी की वेस्टेज करते हुए पाए जाते हैं, जिनके पास पानी की बहुत अनुपलब्धता थी, और सब हम्म बाहर गांव से आए हुए हैं। तो ये समझ तो मेरे को लगता है कि इसको शायद विकास का पैमाना सरकार ने जो बनाया है ना, कि कागज की हम्म। खपत इतनी होगी, बिजली की खपत इतनी होगी, तो विकसित हाँ। होते हैं, ये होते हैं, तो उससे ड्राइव होता है। और मैं अभी हम्म। लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ गया था, मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं हुई थी गांव में। जी तो मेरा वहाँ पहले, जब मैं गांव में रहता था, लगभग 30 साल पुरानी बात है, 35 साल पुरानी, जी जी। तो वहाँ लगभग लगभग 20 तालाब थे उस छोटे से गांव में। और आज उस हम्म। गांव में तालाब तो बचे हैं अभी 5-7, लेकिन घरों में हाँ पानी आने लगा है, सबने ट्यूबवेल लगवा लिए हैं। तो वो लोग भी हाँ। उनके प्रति एकदम मतलब उन्होंने तालाब से मतलब ही रखा है, तालाब जीर्ण शीर्ण हालत में हो गए हैं।
तो गांव और शहर की बात नहीं है, ये जो आधुनिकता का जो दौर सब चला है जगह हो गई है ये ना। सब जगह हो हाँ। चुका है, कहना बड़ा मुश्किल है। और शहरों क्योंकि में सरकार, शिक्षा, मीडिया और व्यापारी है ना, ये सब वातावरण बनाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो वातावरण से इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ, तो यहाँ मेरा कहने का आशय केवल इतना था कि यदि हम सुधार की बात करें तो सामान्य लोग उसको बिल्कुल। जल्दी स्वीकार कर हाँ, लेते हैं। ये बिल्कुल भैया, समझदारी से और सामान्य लोगों में चर्चा से ही होगा, सरकार के लेवल पे कुछ हो नहीं सकता। हम्म। भैया जी। मानसिकता बदले बिना मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ हो सकता है। जो ये मानसिकता बदलेगी उसके लिए जन चर्चा जरूरी है। हम्म जन वो चर्चा से ही मानसिकता बदलेगी। चर्चा जो बाबा जी ने कहा है ये 9 मुद्दों पे, इस पे हम लोग बात करते हैं और मानसिकता बदलने की बात करते हैं। हम्म। और जीव चेतना से मतलब ये जो अ, मानव चेतना में आते हैं तो मुझे लगता है उस हम्म। क्रम में सब चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि ये जी जी शहरों जी। के प्रति जो अट्रैक्शन भी है वो गाँव के लोगों का ही ज्यादा है। तो वही यहाँ हम्म। आते होते हैं, उनको लगता है वहाँ पे सुख है शहरों में। हम्म। तो ये यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है। हम्म। गांव में रोजगार नहीं है भैया, धीरे धीरे करें क्या उनको भी। कहाँ पे भैया? गांव में बिल्कुल रोजगार नहीं है, जो सरकार की नीतियां रही हैं पिछले 50-60 सालों से, तो गांव तो एकदम खत्म होने की कगार पे हैं धीरे धीरे। छोटे छोटे गांव, वो आदमी अपने आप को केवल गांव में इसलिए रुका है क्योंकि उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है शहर में आने की, जो रुका हुआ है पर भैया 60-70। मुझे लगता है गाँव में काफी खेती बाड़ी और ये सब है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान भूखा नहीं रह सकता। ये हाँ लाभ लेकिन के कारण मुझे लोगों लगता को है शहरों बिल्कुल की सही, तरफ आते लेकिन गांव का आदमी को लग रहा है शहर में जाकर ठीक है। हैं। हाँ वो उसको ऐसा लगता है इस तरह। बाकी गांव में बहुत कुछ है, पानी अपना है, हाँ खेती हाँ बिल्कुल। और मतलब स्वतंत्रता भी है, तो आदमी है ना सुखी ज्यादा गांव में रहता है। अगर मानसिकता में थोड़ा भी उनके परिमार्जन आए तो मुझे लगता है काफी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। शहरों के एटलीस्ट लोग आना बंद होंगे तो अपने आप चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने ये और जो वेदांत 7, का 8, जो 10 शो, पेज पढ़े हैं ना, 10, 12 हाँ पेज पढ़े हैं, इसमें बाबा जी बार बार ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर परामर्श, संवाद हर परिवार, हर मानव परिवार में और योग संयोग से होने वाले छोटे बड़े समाजों में चर्चित होना, निष्कर्षों को पाना मानव का कर्तव्य है। चर्चा की प्रवृत्ति मानव में निहित ही है ना। तो वो कह रहे हैं कि चर्चा ही विधि है और वो परिवार में भी चर्चा होना चाहिए। इन सब मुद्दों पे यदि परिवार में चर्चा होगी और जो छोटे छोटे जो भी हमारे ग्रुप हैं उसमें चर्चा होगी तो भी इससे कुछ वातावरण बन सकता है। बाबा जी बार बार यही कह रहे हैं कि विधि यही होगी, है ना। तो हम सबको इन पे ध्यान देके इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। घर में, परिवार में, अपने दोस्तों के साथ इन मुद्दों पे बात करें तो ज्यादा। क्योंकि मैं भी चर्चा एक से ही बार शेयर मानसिकता कर दूं। बनेगी। जी जी जी, ठीक बात है। जी जी मैं जी। भी एक बार शेयर कर दूं। हाँ हाँ, करिए ना, बताइए। एक्चुअली हमारे फ्लैट्स में भी 4 साल से वाटर प्रॉब्लम आ गया जी और जी। लास्ट ईयर we did this rainwater soak pits near that borewells. हम्म। So all that water collected from the terrace and everything will go into the ground. This year हम्म। we did by even a single uh, it's water tank. Every year हम्म। we need to buy 2 or 3 tankers per day during summer. And हम्म। every family has to spend more than 2,000 rupees towards that water. हम्म। This year we didn't spend even a single rupee. We just by the use of rainwater and even रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल रहे हैं जिसको, है ना। water harvesting. That's so kids हम्म। we did that one. तो ये सब करना पड़ेगा यदि हमको इन हम्म। समस्याओं से निकलना है, तो ये सब करना पड़ेगा। बहुत और बढ़िया। NIT कॉलेज, NITW कॉलेज में भी वो
रीयूज करते हैं वाटर। वहाँ तो 1000 का 1K 2K हॉस्टल्स है, वो में निकला हुआ बाथरूम वाटर एवरीथिंग दे रीयूज एंड सेंड इट टू प्लांट्स एवरीथिंग। many forests they are Miyazaki Japanese technique देखिए हर इंस्टीट्यूशन कर ही सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कम से कम अपने कैंपस को ग्रीन रख ही सकते हैं, उसको ग्रीन रख सकते हैं, ऐसा कम से कम वो पानी से अपना कर सकते। ठीक है, फिर काफी चर्चा हो गई। थैंक यू भैया। और कोई खास मुद्दा हो तो करें, नहीं तो फिर हम लोग परसों मिलेंगे, कल तो ऑफ रहेगा, मंडे को। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक है ना। हरि 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 सबको भैया। हाँ भैया जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।